हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, नया सब्जेक्ट जो कि है क्या, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 1 आज होगा। और इससे पहले हम लोग जो है इतिहास और क्या कहते हैं भूगोल को हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इतिहास क्या है, इतिहास और क्या है यहाँ पर भूगोल। भूगोल को हम यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। और आज बहुत ही शानदार रूप से आप लोग को हम जो है चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है उसका जो है सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राजनीतिक विज्ञान, उसको हम स्टार्ट आज किए हैं। जिसका आज चैप्टर नंबर 1 होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है। भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना % है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 48%। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और इसी समय आप लोग को सभी दिन, सभी यानी कि हर एक दिन आप लोग को इसी टाइम में जो है वीडियो आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सुबह सुबह का पढ़ाई आप लोग को जो है याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार और देखिए। बोल रहा है क्या, भारतीय संसद में महिलाओं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए है 48%, ऑप्शन बी है 8.3%, और ऑप्शन सी है 20.8%, और ऑप्शन डी है कितना, 28%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8.3%। ठीक है, भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है, तो 8.3%। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है क्या, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर बोल रहा है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि भारत में जो है महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 54%, ऑप्शन सी है 64%, और ऑप्शन डी है 60%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 54%। तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है भारत में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 54%। ठीक है, 54% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है भारत में, तो ऑप्शन ए है क्या 76%, ऑप्शन बी है 86%, और ऑप्शन सी है 96%, और ऑप्शन डी है 66%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 76%। ठीक है, 76%। तो देखिए क्या था यहाँ पर, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी था, कितना था, महिला की साक्षरता दर था कितना, 54%। ठीक है, और पुरुष की कितना है, पुरुषों की कितना है, तो 76%। ठीक है, तो इसको क्या करना है, बराबर करना है आप लोग को। ठीक है, लड़कियों को क्या करना है, इसमें बराबर करना है। दोनों का ये 54% है, इसके बराबर लाना है आप लोग को। कैसे लाएंगे आप लोग, तो पढ़ करके, जितना पढ़िएगा उतना साक्षरता दर आप लोग को बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला क्या, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, और ऑप्शन डी है जेड गुड्डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जेड गुड्डी। जेड गुड्डी जो थे ये एक लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड गुड्डी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस सब्जेक्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए। 2 सब्जेक्ट हो चुका है, हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्या, लोकतंत्र में, लोकसभा में, ऑप्शन बी है विधानसभा में, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल में, और ऑप्शन डी है पंचायती राज संस्थाएं में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्था में, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पर है, तो पंचायती राज संस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 33%, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 33%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्या है, MVVI है, ठीक है। 33% जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सीटें हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। यानी कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष है। ये क्वेश्चन यानी कि बोर्ड एग्जाम के हर एक ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बोल रहा है क्या, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा इसका, ठीक है, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए पर ये क्या है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ऑप्शन सी क्या है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, और ऑप्शन डी है किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कितनों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर एक चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कुछ कुछ चैप्टर ऐसा रहता है कि उससे आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या है ये, यह धर्म के आधार पर जो है रंग भेद की मनाही करता है, ठीक है, भेदभाव को क्या करता है, मनाही करता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है डेनमार्क, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है स्वीडन, और ऑप्शन डी है भारत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
डी भारत, भारत में जो है जाति आधारित जो है यहाँ पर विभाजन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, भारत। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या लिखा हुआ है, देखिए, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? ठीक है, क्या बोल रहा है? श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्त्री, क्या स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन बी है स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई। ऑप्शन सी है स्त्रियां स्वतंत्र हो गई। और ऑप्शन डी है क्या? स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से बच गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, बोल क्या रहा है? निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। ऑप्शन बी है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। ऑप्शन सी है दोनों में साक्षरता दर। ठीक है, और ऑप्शन डी है दोनों के आर्थिक आधार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी है सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऑप्शन सी है एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। और ऑप्शन डी है क्या? सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है क्या? संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। और ऑप्शन सी क्या है? संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ऑप्शन डी क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के ग में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन बी जो है संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि मूल अधिकार के लिए आपको कौन सा अनुच्छेद जानना होगा? अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ऑप्शन ए है बेल्जियम। ऑप्शन बी है भारत। ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया। ऑप्शन डी है नीदरलैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को जो है धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है क्या श्रीलंका में सत्ता में
भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन बी है बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की उपेक्षा। ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का अध्ययन। और ऑप्शन डी है सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, जो है सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है सांप्रदायिक, ऑप्शन बी है जातिवादी, ऑप्शन सी है आदर्शवादी और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्या कहलाता है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए है 1918 में, ऑप्शन बी है 1919 में और ऑप्शन सी है 1995 में, ऑप्शन डी है 1928 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1918 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 1918। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 10.68%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 33% और ऑप्शन डी है 50%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10.68%। ठीक है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10.68%। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा में जो है, 15वीं लोकसभा में तो पूछ लिया था इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे बोल रहा है क्या? 16वीं लोकसभा में, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसमें बोल रहा था कि महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, और इसमें बोल रहा है क्या? महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें सदस्यों के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 61 और ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 65। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 65, यानी कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? अधिकारों एवं अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अधिकारों एवं अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सांप्रदायिक, ऑप्शन बी है नारीवादी, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नारीवादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, महिलाओं को जो है विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऑप्शन जो है बी नारीवादी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं।
क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है विविधता में एकता, ऑप्शन बी है सर्वधर्म समभाव, ऑप्शन बी है विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ऑप्शन डी है विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है। एक आदमी, एक बार और क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जगजीवन राम। जगजीवन राम जी ने कहा था क्या कि जो है एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन जाति व्यवस्था में अपना जो है विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगजीवन राम जी ने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोला है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1980। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971। ठीक है, यानी कि 1971 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, यानी कि इसका जो है नया देश बना था एक 1971 में बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान से अलग होकर के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया किस वर्ष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1980। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1975। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा है, अच्छा लगा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन अभी हम यहाँ से मतलब करवाए हैं आप लोग को, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग हमको बताइए कमेंट करके कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आता है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, और अभी जो हम 2 सब्जेक्ट को ख़त्म कर चुके हैं, जो है क्या भूगोल और इतिहास, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी जो यहाँ पर स्टार्ट किए हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इसका भी जो है कितना 5-6 चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें जो है आप लोग को 5 चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज एक चैप्टर खत्म हो गया है, इसके बाद कल से स्टार्ट होगा सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।